आज हम शहर की ऐसी हस्ती से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्होंने विदेश के अच्छे खासे करियर को दरकिनार कर वतन वापसी की और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का फैसला लिया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अग्रवाल एकेडमी स्कूल के संचालक श्री मनोज अग्रवाल जी की, जिन्होंने विदिशा के एससीटीआई कॉलेज से बीई कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन की। वहीं यूएस की वेन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इस डिग्री के बाद उन्होंने कई सॉफ्टवेयर कंपनीज को ज्वाइन किया और 10 साल तक हाईटेक इंडस्ट्रीज में उच्च पद पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन मातृभूमि का जो कर्ज उन पर था, उसे उतारने के लिए विदिशा वापस आ गए और 2008 में सांची रोड पर अग्रवाल एकेडमी स्कूल की स्थापना की गई। स्कूल की शुरुआत इस उद्देश्य से की गई कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा का समावेश हो। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आइए डायरेक्टर मनोज अग्रवाल सर से आपको रूबरू कराते हैं। दोस्तों, अग्रवाल एकेडमी स्कूल के डायरेक्टर मनोज अग्रवाल सर हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे दर्शक आपको सुन पा रहे हैं। सर, सबसे पहले बहुत ही कम शब्दों में आपकी अब तक की जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। साथ ही यूएसए से पढ़कर आप विदिशा लौटे, फॉरेन से लौटना और यहाँ आकर एक स्कूल की शुरुआत करना, उसके पीछे क्या कारण था सर? जीवन यात्रा का तो ऐसा है कि मैं यहीं विदिशा में ही पैदा हुआ, बड़ा हुआ। सपना था कुछ अलग करें, थोड़ा पिछड़ा लगता था। यहाँ पे बाहर के लोगों को देखते थे तो लगता था कि कुछ नया करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए। तो शुरू से ही ठाना कि एजुकेशन में अच्छा करना है, तो मैंने यहाँ विदिशा में अपनी शिक्षा ग्रहण की। इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद मेरा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में चयन हो गया। वहाँ का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वहाँ जाके मेरा मेन उद्देश्य वहाँ रहना नहीं था, बसना नहीं था। ये देखना था कि ये देश इतने ऊँचे क्यों, हम लोग इतने पीछे क्यों, जबकि सारा टैलेंट हमारे पास है। उसके बाद भी हम लोग आज इतना पीछे क्यों थे उस समय की बात। आज तो क्या थोड़ी स्थिति बदल चुकी है। वहाँ गया, वहाँ मैंने मास्टर डिग्री करी। उसके बाद लगा कि थोड़ा सॉफ्टवेयर फील्ड में अपने हाथ आजमाए जाए, तो काफ़ी सफल रहा और वहाँ मैं 7-8 साल रहा। दुनिया के कई देशों में मैंने काम किया, बड़ी बड़ी पोस्ट पे काम किया और सॉफ्टवेयर फील्ड उस समय टॉप पर थी, आज भी है। तो मैंने वहाँ काम करके फिर मुझे लगा अचानक से कि भाई अब जो मेरे मुख्य उद्देश्य है, जिसके लिए मैं वहाँ गया था कुछ सीखने के लिए, सीखा है। तो 2003-04 में मैं इंडिया वापस लौटा। आने के बाद जो मैंने देखा कि मैं किस क्षेत्र में इस शहर की और इस शहर के लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो एक ही क्षेत्र मुझे सूझा कि शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र है जिससे हम काफ़ी लोगों की मदद कर सकते हैं। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप लॉन्ग टर्म किसी का भला हो सकते हैं। जहाँ आप सिखा देंगे, बच्चों को आगे बढ़ा देंगे, जागरूकता बढ़ेगी, लोग रोजगार से जुड़ेंगे, हाईटेक से जुड़ेंगे। तो इस क्षेत्र में मैं पिछले करीब 12-13 साल से सक्रिय हूँ। काफ़ी बच्चे यहाँ से निकले हैं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, खुद टीचर हूँ। 11-12 के बच्चों को कई को मैंने मोटिवेशन दिया है, गाइडेंस दी है। और आज करीब 100 से अधिक बच्चे आईटीज और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस में हैं। तो इसको एक छोटा सा अचीवमेंट मानता हूँ कि कुछ योगदान मैं यहाँ कर सका और आगे भी करता रहूँगा। सर, 2008 में स्कूल की शुरुआत हुई थी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक के क्या अचीवमेंट्स रहे हैं स्कूल के, क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं जिनका सामना आपको करना पड़ा, और शुरुआत के समय में और अभी के समय में आप क्या फ़र्क देखते हैं? हाँ, 2008 में एक्चुअली सीबीएसई स्कूल लाना चाहता था, जिसकी मान्यता पूरे देश में होती है। हैप्पी बोर्ड भी था, लेकिन कई बार जब बाहर के राज्यों में जाते हैं तो सीबीएसई की मान्यता सबसे अधिक होती है। चैलेंजेस तो ये है कि यहाँ पर सबसे पहली बात शिक्षा के प्रति जागरूकता को लेकर हमने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए थे शुरू में, कि लोगों को ये बताना कि भाई एजुकेशन असली में क्या है। एजुकेशन को लोग यही समझते हैं कि किताब कापियाँ है और टीचर पढ़ा रहे हैं, ये एजुकेशन है। लेकिन मेन एजुकेशन है बच्चों के मन में मोटिवेशन पैदा करना, उनके अंदर की सारी क्षमताओं को बाहर निकालना। उसके लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, टीचर्स, उनका ट्रेनिंग, इसकी काफ़ी ज़रूरत होती है। एक चैलेंज ये था कि विदिशा में बहुत अच्छे टीचर्स
की उपलब्धता कम है, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स की उपलब्धता कम है। तो ये चैलेंज था, इसको धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग के जरिए पूरा किया। मैं और मेरी वाइफ दोनों ने काफ़ी टीचर्स को ट्रेन किया और धीरे धीरे चीज़ें ठीक जगह पर आना चालू हो गई। और उसके बाद परिवर्तन तो हुआ है, बच्चों को आगे बढ़ाने की जाता है, लेकिन कुछ चैलेंज ये भी है कि बच्चों को माँ बाप जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं उसमें लेके मुझे उनसे कुछ शिकायतें नहीं हैं। जैसे कि वो ये नहीं देखना चाहते कि बच्चे का क्या बनाया जा सकता है, वो अपने मन में ठान के बैठे हैं। जैसे कभी भी क्लास में जाए प्रश्न पूछते हैं कि भाई आप क्या बनना है, तो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, इस तरह की बातें बच्चों के मन में शुरू से डाले जा रहे हैं, जबकि उसकी क्षमताएं हमने देखा कुछ अलग होती हैं, तो कुछ और कर सकते हैं, एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं, और कई तरह के काम वो कर सकते हैं। लेकिन हम लिमिटेड हैं 3-4 चीज़ों के, तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। बच्चों की रुचि के अनुसार किस तरह से वो और कुछ फील्ड में जा सकते हैं, इन चीज़ की थोड़ी आवश्यकता है और पेरेंट्स की जागरूकता इस क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ रही है। सर, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस हालांकि चल रही हैं पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है बच्चों को भी, टीचर्स को भी। तो आपके नज़रिए में सर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है पिछले 1 साल में जो बच्चों का लॉस हुआ है? बच्चों को और टीचर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है और नेगेटिव। नेगेटिव तो डेफिनेटली बड़ा इम्पैक्ट ये रहा है कि एक बच्चे की जब शिक्षा होती है तो शिक्षक का सामने रहना बहुत जरूरी है। आप ऑनलाइन से डेफिनेटली कंटेंट को इधर से उधर कर सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, लेकिन एक बच्चा आप समझते हैं कि सबका ज्ञान नहीं प्राप्त करता है। एक टीचर जब क्लास में होता है उसके हाव भाव से, उसकी प्रेजेंस से जो नॉलेज होता है, तो वो तो डेफिनेटली पिछले 1 साल में नहीं होता है, तो ये तो बड़ा नुकसान है। लेकिन अब दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग इसी दुनिया में रह रहे हैं 2020-21 में, और दुनिया भर के चैलेंज हैं, एक्सीडेंट्स हैं, पैंडेमिक्स है, इस तरह की चीज़ें आगे भी हो सकती हैं। तो एक नई व्यवस्था की शिक्षा को हम किस तरह से आगे ले जाएं, तो इसकी एक बात हमने देखी पिछले 1 साल में कि ऑनलाइन के थ्रू हमने कम से कम अपने नॉलेज को ट्रांसफर तो किया, और ऐसा नहीं है बच्चे पढ़े हैं, लेकिन एक जो टीचर टू स्टूडेंट डायरेक्ट रिलेशन होता है तो डेफिनेटली इफेक्ट हुआ है। लेकिन अब इस स्थिति में कुछ किया नहीं जा सकता है, तो मैं समझता हूँ ऑनलाइन ना तो भी बेस्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ऑनलाइन के साथ ये है कि अभी हर व्यक्ति और बच्चा जुड़ा नहीं है, प्रॉपरली इंटरनेट भी हर जगह नहीं है। हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है लाइव क्लास के लिए, जो हमने देखा हमारे यहाँ भी करीब 70-80% बच्चे ही से ज्वाइन कर पाए, बाकी वो किसी भी कारणवश से नहीं कर पाए। और दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सब इंटरनेट के थ्रू कर पाना और एग्जाम ले पाना ये संभव नहीं हो पाता है। बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, थोड़ा सा डिटेल में सर जानना चाहेंगे, और साथ ही इसके अलावा और क्या फैसिलिटीज हैं बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए जो आपके स्कूल को बाकी स्कूल से अलग बनाती है? देखिए, हॉस्टल फैसिलिटी का निर्णय हमने 2008 में पहले ही साल में इसलिए किया था कि जो बच्चे ग्रामीण परिवेश में हैं, जो यहाँ से 30, 40, 50, 100, 200 किलोमीटर दूर रहते हैं, उनको भी शिक्षा से वंचित ना किया जाए। और उनके माँ बाप यही बोलते थे कि भाई अगर आपके पास वहाँ हॉस्टल व्यवस्था हो तो हम बच्चों को डाल सकते। तो आवासीय विद्यालय होने के कारण पहला लाभ तो ये है कि जो बच्चे शहर में नहीं रहते उनको भी लाभ मिलता है। दूसरा, अनुशासन, ट्यूशन्स और ये सब चीज़ें होती है कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ना काफ़ी नहीं है, उनको पीछे भी मतलब होमवर्क्स हैं, उनको स्पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, तो हॉस्टल के माध्यम से ये सारी फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरा एक और चीज़ है कि हॉस्टल को मैं ऐसा सोचता था कि ज़माने में बिल्कुल सिस्टम हमारे देश का बहुत पुराना सिस्टम रहा, भगवान राम से लेके सभी 4, 5, 6 साल की बाल्यावस्था में हॉस्टल ही जाते थे, तो आश्रम कहा जाता था उस समय, और वहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त करके 18-20 साल में वापस आके फिर वो अपना काम संभालते थे। तो परंपरा नई नहीं है, बहुत पुरानी है, और माँ बाप से एक दूरी जरूर होती है कुछ समय की, लेकिन वो उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़रूरी है। तो हॉस्टल सुविधा जो होती है वो उसको हमने उसी रूप में लिया और उसी रूप में आगे बढ़ाया।
दूसरा, हमारे स्कूल में आपने पूछा कि टीचर्स के लिए, तो डेफिनेटली टीचर्स को सबसे बड़ी एक ज़रूरत है ट्रेनिंग की, क्योंकि हमारे यहाँ जो फुल ट्रेन टीचर्स विदिशा में उपलब्ध नहीं होते या बहुत महंगे होते हैं। दिल्ली वगैरह में अगर बात करो तो ट्रेन टीचर मिलते हैं, लेकिन यहाँ की फीस स्ट्रक्चर्स के अंदर उन टीचर्स को समावेश करना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा किया है कि टीचर्स को ट्रेनिंग और किस तरह से पढ़ाना है। मेन चीज़ थी साइकोलॉजी बच्चे की। आपको अपने विषय का ज्ञान पूरा हो सकता है, लेकिन विषय के ज्ञान के साथ बच्चे को कनेक्ट करना सबसे पहली चीज़ मैंने अपने टीचर्स को यही सिखाया। अब कनेक्ट नहीं बच्चा तो आप कुछ भी बोलिए, कुछ पहुंच नहीं रहा है सामने। तो वो टीचर उनको ये सिखाना, और कई टीचर बहुत अच्छे होते हैं कि बच्चों को पूरी तरह कनेक्शन में लेते हैं, बच्चे को अपने विषय के बारे में बताते हैं, वो विषय क्यों पढ़ाया जा रहा है। हर बच्चे के मन में प्रश्न है कि मैं ये पढ़ रहा हूँ, उसको ये नहीं मालूम है क्यों पढ़ रहा है। सबसे पहले उसे बताना पड़ेगा, दुनिया से उस सब्जेक्ट को रिलेट करना पड़ेगा, तो उसका इंटरेस्ट जाएगा। और जब ये बच्चे का इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में जाता है तो फिर वो उसको। सर, यूएसए से आप वापस अपनी जन्मभूमि पर लौटे और यहाँ आकर आपने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा और हमारे देश के भविष्य को मजबूत करने की नींव आपने रखी है। निश्चित ही आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी को सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश बहुत लाउड एंड क्लियर है मेरा। हमारी संस्कृति को ना भूलें। ये 10 से 15 हज़ार साल में बनी हुई संस्कृति है और इतनी पुरानी संस्कृति इस पूरी विश्व में कहीं नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप नॉलेज तो सीख सकते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाएगी उसको 10 साल 5 साल लगते हैं, एक संस्कृति बनाने में सदियाँ लगती हैं जो इस देश में ऑलरेडी बनी है। दुनिया के इतने देश घूमने के बाद जब मैंने देखा कि आज हमारे यहाँ जो है वो कहीं नहीं, तो संदेश बहुत ही लाउड एंड क्लियर है कि अपनी संस्कृति को ना भूलें, कभी ना भूलें, क्योंकि ये ऐसा नहीं बनी है। ये हजारों साल की मेहनत के बाद इतने पुराण, इतने उपनिषद, वेद, क्या क्या नहीं है ज्ञान के बाद देश में। और हम सिर्फ ये 200-300 साल का सिर्फ साइंस में थोड़ा सा पीछे रहने के कारण आज ये दूर देखते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। 200-300 साल की जो गुलामी रही है हमारी, इसमें ये सब छुप गया, कहीं नहीं, वापस आएगा, आ रहा है, दिख रहा है। इंडिया विश्वगुरु था और विश्वगुरु रहेगा, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे साइंस पढ़ना सिर्फ एजुकेशन नहीं, एक संस्कार होता है, एक संस्कृति होती है। तो ये एजुकेशन हो गया भारत के पास हमेशा से। बस आज के युवाओं को ये बताना है कि ये है। आप कहीं कम नहीं, इतने देशों में जाके जब मैंने देखा, कंगाल रखे हैं लोग, पूरी तरह कंगाल है। उनको सिर्फ इतना मालूम, उनके पास बढ़िया गाड़ियाँ हैं, बढ़िया बंगले हैं, इसी को समझते हैं जीवन है। जबकि जीवन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत गहरा होता है नीचे जाकर। और जिस संस्कृति में हम पले रहे हैं, इसको जिंदा रखते हुए साइंस और टेक्नोलॉजी में अगर हम जीत हासिल करेंगे तो फिर हम नंबर 1 तो हो ही रहे हैं, इसको होने से। सर, एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतना कीमती वक्त आपने हमें दिया और यही शुभकामनाएं हमारी कि आप और आपका स्कूल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और देश के भविष्य को मजबूत करने की नींव जो आपने रखी है, तो इसी तरह आप कामयाब रहें। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद, आप लोगों ने यहाँ आए और आपने मेरी विचार रखे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद।